जय हिंद। मैं संजय सिंह आप सभी को आप सब यूट्यूब चैनल संजय ऑनलाइन स्टूडियो पर स्वागत करता हूं। दोस्तों, यह प्रैक्टिस सेट नंबर 16 है। 1 से लेकर 15 प्रैक्टिस सेट में करवा चुका हूं। इंटर स्तरीय संयुक्त प्रतियोगिता परीक्षा का दोस्तों ये खान सर का पब्लिकेशन का बुक है। इसमें 20 मॉडल प्रैक्टिस सेट है और 7 प्रीवियस ईयर प्रैक्टिस सेट है। उसका 16वां प्रैक्टिस सेट में लाया हूँ। इससे पहले 1 से लेकर 15 तक का प्रैक्टिस सेट करवा चुका हूँ। उसका मैं प्लेलिस्ट अलग से बना दिया हूँ दोस्तों। यदि आपको उसे देखना चाहते हैं तो इस चैनल के प्लेलिस्ट में जाए, वहाँ पर आपको सारा वीडियो उपलब्ध मिलेगा 1 से लेकर 15 तक के। आप सीरियल वाइज देख ले दोस्तों, उसके बाद इस वीडियो को देखें तो आपको ज़्यादा लाभ मिलेगा और जिक्के जिस काफ़ी रिवाइज होगा दोस्तों। इसमें बहुत अच्छा आपको जिक्के जिस दिया हुआ है, इसलिए आप लोग इसे देखें और रिवाइज करें। यदि आप लोग को अच्छा लगता है दोस्तों तो वीडियो को लाइक करें, दोस्तों के ग्रुप में शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें दोस्तों। और दोस्तों के ग्रुप में जहाँ भी ग्रुप है सभी ग्रुप में शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को भी दबा लें ताकि जब भी वीडियो मिले उसका आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे। तो चलिए आज हम लोग स्टार्ट करते हैं। आज का प्रैक्टिस सेट नंबर इसमें दिया हुआ है फर्स्ट 16 नंबर प्रैक्टिस सेट का पहला क्वेश्चन। प्रैक्टिस सेट नंबर 16 का पहला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं आज। इसमें दिया हुआ है कोई वस्तु अपनी विरामावस्था में या गतिमान अवस्था में होने वाले परिवर्तन का विरोध करती है, उनकी यह स्वाभिमान प्रवृत्ति कहलाती है। जब कोई वस्तु अपनी विराम अवस्था में हो या गतिमान अवस्था में हो, गतिमान अवस्था वाले में हो, वह क्या करती है, किसी भी परिवर्तन का विरोध करती है। उनकी यह स्वाभिमान को क्या कहता है, उनकी यह स्वाभिमान को जड़त्व का नियम कहता है। ऑप्शन नंबर ए हमारा सही आंसर होगा। इस स्वाभिमान को क्या कहते हैं, जड़त्व का नियम। ऑप्शन नंबर ए सही आंसर है दोस्तों। ऑप्शन नंबर ए सही है, जड़त्व का नियम। ठीक है, जड़त्व का नियम कहलाएगा। ऑप्शन नंबर ए सही है। यदि हम देखें जड़त्व का नियम क्या किसे कहेंगे, तो जड़त्व का नियम आपको न्यूटन के प्रथम नियम को ही जड़त्व का नियम भी कहा जाता है दोस्तों। न्यूटन के प्रथम नियम को ही जड़त्व का नियम कहता है और इस नियम को गैलीलियो का नियम भी कहता है। न्यूटन के प्रथम नियम को गैलीलियो का नियम भी कहा जाता है। ठीक है, जड़त्व के नियम को क्या कहते हैं, न्यूटन का प्रथम नियम को ही जड़त्व का नियम भी कहते हैं और गैलीलियो का भी नियम कहा जाता है जड़त्व के नियम को। ठीक है, जड़त्व का नियम का यदि हम देखें तो एग्जाम्पल में ठहरी हुई मोटर या रेलगाड़ी, जड़त्व के नियम ठहरी हुई मोटर या रेलगाड़ी अचानक यदि चल पड़ता है तो उसमें बैठा यात्री पीछे की ओर झुक जाती है। क्या जड़त्व के नियम के कारण चलती हुई मोटर के अचानक रुकने पर उसमें बैठे यात्री आगे की ओर झुक जाना, ये सब जड़त्व के नियम का उदाहरण है। और कंबल को हाथ से पकड़कर डंडे से पीटने पर धूल के कण झड़कर गिर पड़ते हैं, ये सब जड़त्व के नियम के कारण होता है दोस्तों। तो ऑप्शन नंबर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर ए हमारा सही आंसर होगा। ऑप्शन नंबर ए सही आंसर होगा। यदि बल की परिभाषा देखें, ऑप्शन नंबर बी देखें, ऑप्शन जड़त्व के नियम, ऑप्शन नंबर ए सही हो गया। यदि बी ऑप्शन में देखें बल की परिभाषा क्या है, वह अवस्था, बल वह बाह्य कारक है जो किसी वस्तु की प्रारंभिक अवस्था में परिवर्तन करता है या परिवर्तन करने की चेष्टा करता है, ये बल कहलाता है। और बल एक सदिश राशि है दोस्तों, इसका एसआई मात्रक न्यूटन होता है। इसका एसआई मात्रक क्या होता है, न्यूटन होता है। ऑप्शन नंबर ए हमारा सही आंसर होगा। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं दोस्तों, नेक्स्ट प्रश्न की ओर, प्रश्न नंबर 2 की ओर। इसमें दिया गया है लोधी वंश की नींव निम्नलिखित में से किसके कारण द्वारा रखी गई थी। तो लोधी वंश की नींव कौन से शासक द्वारा रखी गई थी, यह प्रश्न पूछा गया है। इसमें 4 प्रश्न है। तो लोधी वंश का नींव किसने रखा था, तो ऑप्शन नंबर ए हमारा सही आंसर है। बहलोल लोधी ने लोधी वंश का नींव रखा था। ऑप्शन नंबर ए सही आंसर है, बहलोल लोधी ने। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए सही आंसर है। बहलोल लोधी ने लोधी वंश का स्थापना किया था। यदि लोधी वंश का शासनकाल देखें तो 1451 से लेकर 1526 ईस्वी तक लोधी वंश का शासनकाल था दोस्तों। कितना, 1451 से 1526 ईस्वी तक लोधी वंश का शासन था। ठीक है, लोधी वंश में इसके संस्थापक बहलोल लोधी हो गए और बहलोल लोधी जो था लोधी वंश का प्रथम शासक था और दिल्ली सल्तनत पर प्रथम अफगान थे बहलोल लोधी। अफगान राज्य की स्थापना का श्रेय बहलोल लोधी को ही जाता है। दिल्ली सल्तनत पर अफगान राज्य की स्थापना का श्रेय किसे जाता है, बहलोल लोधी को। ठीक है, यदि इसमें हम लोग देखें दोस्तों, इसमें देखें जलालुद्दीन लोधी या इसमें सिकंदर लोधी के बारे में यदि हम लोग देखें, सिकंदर लोधी लोधी वंश का सबसे महान शासक था सिकंदर लोधी। और इसने सिकंदर लोधी ने आगरा को 1504 ईस्वी में आगरा शहर की स्थापना की थी।
आगरा शहर की स्थापना सिकंदर लोदी ने किया था 1540 ईस्वी में। और सिकंदर लोदी ने अपना एक पैमाना जारी किया था दोस्तों मापने के लिए। सिकंदर लोदी ने भूमि को मापने के लिए एक पैमाना जारी किया था जिसे क्या कहते हैं, गज सिकंदरी कहा जाता है। और गुरुमुखी लिपि नाम, गुरुमुखी या गुलरुखी शीर्षक से फारसी कविताएं भी लिखा करते थे सिकंदर लोदी। तो इतना पॉइंट्स है सिकंदर लोदी के लिए, ठीक है। अब यदि हम देखें इब्राहिम लोदी, इब्राहिम लोदी लोदी वंश का, जो इब्राहिम लोदी थे लोदी वंश का प्रमुख शासक के रूप में यदि हम देखें तो इब्राहिम लोदी अंतिम शासक थे प्रमुख शासकों में से। सिकंदर लोदी, ये लोदी वंश का प्रमुख शासकों में से देखें तो अंतिम शासक कौन थे, इब्राहिम लोदी। और 1526 ईस्वी में पानीपत का युद्ध में इब्राहिम लोदी बाबर से हार गए थे और युद्ध में मारे गए थे। तो 21 अप्रैल 1526 में पानीपत का प्रथम युद्ध होता है इब्राहिम लोदी और बाबर के बीच, जिसमें इब्राहिम लोदी की हार होती है और वो मारे जाते हैं। तो ऑप्शन नंबर ए हमारा सही आंसर है। नेक्स्ट क्यों चलते हैं दोस्तों, थर्ड नंबर प्रश्न क्यों, राज्य से संबंधित संवैधानिक प्रावधानों के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। तो राज्य में संबंधित संवैधानिक प्रावधानों के संबंध में कौन सा कथन सही है, इसमें दिया गया है कथन ए में भारत का प्रधानमंत्री राज्यसभा का पदेन अध्यक्ष होता है, ये गलत है। भारत के उपराष्ट्रपति राज्यसभा के पदेन अध्यक्ष होते हैं, ऑप्शन नंबर बी हमारा सही आंसर है। भारत के जो उपराष्ट्रपति हैं क्या है, भारत के उपराष्ट्रपति पदेन अध्यक्ष होते हैं राज्यसभा के, ये सही है। ऑप्शन नंबर बी हमारा सही आंसर होगा, ऑप्शन नंबर बी सही आंसर है। राज्यसभा क्या है, अस्थायी सदन है। राज्यसभा एक अस्थायी सदन है और राज्यसभा का गठन का जो प्रावधान दिया गया है अनुच्छेद 80 में दिया गया है। राज्यसभा के गठन का प्रावधान अनुच्छेद 80 में दिया हुआ है और इससे अपर हाउस या बुद्धिजीवियों का सदन भी कहते हैं। राज्यसभा को अपर हाउस कहते हैं या बुद्धिजीवियों का सदन भी कहा जाता है, ठीक है। राज्यसभा को तो अस्थायी सदन या बुद्धिजीवियों का सदन कहा जाता है राज्यसभा को, या अपर हाउस भी कहा जाता है राज्यसभा के। और राज्यसभा के पदेन अध्यक्ष सभापति होते हैं। राज्यसभा के पदेन अध्यक्ष कौन होते हैं, उपराष्ट्रपति होते हैं, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर बी हमारा सही आंसर है, बाकी सारे ऑप्शन गलत है। यदि देखें राज्यसभा के बारे में तो राज्यसभा में अधिकतम सीटों की संख्या 250 होती है दोस्तों, जिसमें से वर्तमान समय में 245 सीटों पर 245 सीट ही हैं वर्तमान समय में, और उसमें से 245 में से 12 सदस्य राष्ट्रपति के द्वारा मनोनीत किया जाता है, ठीक है। 12 सदस्य किसके द्वारा, राष्ट्रपति के द्वारा मनोनीत किया जाता है और शेष 233 सदस्य हैं जो संघ के इकाइयों का प्रतिनिधित्व करता है, ठीक है। तो इस प्रकार ये हमारा सही आंसर होगा, ऑप्शन नंबर बी हमारा सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। नेक्स्ट में दिया गया है कि निम्नलिखित में से किस रासायनिक तत्व का परमाणु क्रमांक 10 है। तो कौन से रासायनिक तत्व का परमाणु क्रमांक 10 है, यदि इसे देखें तो इसमें नियॉन का रासायनिक क्रमांक क्या है, 10 है। नियॉन का रासायनिक क्रमांक 10 है, जबकि परमाणु भार नियॉन का कितना है, 20.180 है। और जो नियॉन है, नियॉन की खोज किसने किया था, सर विलियम रामसे और मैरिस ट्रेवर्स ने नियॉन की खोज की थी। तो ऑप्शन नंबर बी हमारा सही आंसर है। 5 नंबर प्रश्न में चलते हैं। संविधान जो 100वां संशोधन हुआ था 2015 द्वारा, भारत और इसके किस पड़ोसी देश की सीमा से को संशोधित किया गया था। तो 100वां संविधान संशोधन हुआ था भारत और किसके साथ, तो 100वां संविधान संशोधन भारत और बांग्लादेश के साथ किया गया था दोस्तों। ऑप्शन नंबर सी हमारा सही आंसर है, ऑप्शन नंबर सी सही आंसर है। भारत एवं बांग्लादेश को जोड़ने वाली अंतर्राष्ट्रीय रेखा को मैत्री रेखा या जीरो रेखा के नाम से भी जाना जाता है। भारत और बांग्लादेश की जो जोड़ती है सीमा रेखा वो मैत्री रेखा कहलाती है या जीरो रेखा कहलाती है, ठीक है। और अगस्त 2015 में भारत और बांग्लादेश के बीच हुई भू सीमा संधि के लिए 100वां संविधान संशोधन किया गया था और इसके तहत दोस्तों दोनों देशों में आपसी सहमति से कुछ भूभाग आदान प्रदान किए गए थे, ठीक है। भारत का कुछ भूभाग बांग्लादेश को दे दिया गया था और बांग्लादेश का कुछ भूभाग भारत में सम्मिलित कर दिए गए थे। तो ऑप्शन नंबर सी हमारा सही आंसर है। 6 नंबर प्रश्न के चलते हैं। बिनचूड़ो नृत्य का संबंध निम्न में से मुख्यतः किस राज्य से है। बिनचूड़ो नृत्य का संबंध है किस राज्य से है, तो बिनचूड़ो नृत्य है जो गुजरात से। ऑप्शन नंबर सी हमारा सही आंसर है, गुजरात से है बिनचूड़ो। गुजरात से डांडिया, गारवा, रसीला और गरडांडी और रासलीला ये सब क्या है, तो आपको गुजरात के प्रमुख लोक नृत्य है। तो ऑप्शन नंबर सी हमारा सही आंसर है। 7 नंबर प्रश्न में चलते हैं। 1925 में घटित हुआ निम्नलिखित में से कौन सा षड्यंत्र ट्रेन डकैती से संबंधित है। तो 1925 में जो ट्रेन डकैती से संबंधित षड्यंत्र है वो कौन सा है, काकोरी षड्यंत्र है। ऑप्शन नंबर डी हमारा सही आंसर है, काकोरी षड्यंत्र है 1925 से घटित हुई षड्यंत्र है। ऑप्शन नंबर डी सही आंसर है। प्रसिद्ध काकोरी षड्यंत्र उत्तर प्रदेश के काकोरी नामक स्टेशन पर 1925 में हुआ था दोस्तों। इस षड्यंत्र के जो सूत्रधार थे वो राम प्रसाद बिस्मिल थे, राजेंद्र लहड़ी थे और अशफाक उल्ला खां थे, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर बी हमारा सही आंसर है। नेक्स्ट पे चलते हैं 8 नंबर प्रश्न में। दीपा मलिक रियो पैरा ओलंपिक में पदक जीतने वाली भारत की प्रथम महिला पैरा एथलेटिक्स है। तो उन्होंने कब जीती थी दीपा मलिक रियो ओलंपिक में पदक जीतने वाली, किस रियो ओलंपिक में पदक जीती है। 2016 के रियो ओलंपिक में दीपा मलिक ने पदक जीती थी। ऑप्शन नंबर
ए हमारा सही आंसर है। ग्रीष्मकालीन भारतीय महिला के कौन से ओलंपिक था दीपा मलिक का तो पदक जीतने वाली, तो 16वीं 2016 में जो ग्रीष्मकालीन पैरा ओलंपिक था उसमें रजत पदक जीती थी दीपा मलिक। ठीक है, ठीक है, ऑप्शन नंबर ए सही आंसर है। 2016 के पैरा ओलंपिक में रजत पदक जीता था। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न चलते हैं आगे की ओर। 9 नंबर प्रश्न क्या दिया हुआ है, इसमें दिया हुआ है ओलंपिक चार्टर के मौलिक सिद्धांत, ओलंपिक चार्टर के मौलिक सिद्धांत जिसके द्वारा लिखित दस्तावेज पर आधारित है, तो किस पर आधारित है ओलंपिक चार्टर के मौलिक सिद्धांत जिसमें लिखित दस्तावेज पर आधारित है, वो पीरियडिक कैबरेटिन के दस्तावेज पर आधारित है। पीरियडिक कॉबर्टिन के दस्तावेज पर आधारित है। ऑप्शन नंबर ए हमारा सही आंसर है, पीरियडिक कैबर्टिन। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए सही आंसर है, जिसका उद्देश्य है ओलंपिकता के सिद्धांत और मूल्यों की स्थापना करना और IOC कानून के रूप में कार्य करना। ऑप्शन नंबर ए हमारा सही आंसर है। 10 नंबर प्रश्न पे चलते हैं। अमेरिका की पहली महिला राष्ट्रपति कमला हैरिस का मूल परिवार भारत के किस राज्य से संबंधित है? तो अमेरिका की पहली महिला जो राष्ट्रपति बनी है कमला हैरिस, वो भारत के तमिलनाडु राज्य से संबंधित है। ऑप्शन नंबर बी हमारा सही आंसर है। कहाँ से संबंधित है? तमिलनाडु से। ठीक है, तमिलनाडु राज्य से संबंधित है। ऑप्शन नंबर बी सही आंसर है। यदि हम तमिलनाडु में राज्यसभा के सीटों की संख्या देखें दोस्तों, तो तमिलनाडु में राज्यसभा सीटों की संख्या कितनी है? तो तमिलनाडु में राज्यसभा सीटों की संख्या अभी वर्तमान समय में तमिलनाडु में राज्यसभा सीटों की संख्या 18 है। तो राज्यसभा सीटों की संख्या तमिलनाडु में कितना? 18 है। यदि आपसे तमिलनाडु के मुख्यमंत्री पूछे तो कौन है? MK स्टालिन तमिलनाडु के मुख्यमंत्री। ठीक है, और तमिलनाडु में यदि आपसे लोकसभा सीटों की संख्या पूछ लिया जाए तो तमिलनाडु में लोकसभा सीटों की संख्या जो है आपको कितना है? तो तमिलनाडु में लोकसभा सीटों की संख्या आपको और विधानसभा सीटों की संख्या ये दोनों है। यदि आपसे लोकसभा सीटों की संख्या और विधानसभा सीटों की संख्या दोनों के बारे में पूछे तमिलनाडु में तो कितना बताइएगा? तो तमिलनाडु में लोकसभा सीटों की संख्या 39 है। 39 तमिलनाडु में लोकसभा सीटों की संख्या है। ठीक है, और राज्यसभा सीटों की संख्या यदि तमिलनाडु में देखें तो कितना है? तमिलनाडु में राज्यसभा सीटों की संख्या आपको राज्यसभा सीटों की संख्या तमिलनाडु में 234 है। कितना है? 234। विधान परिषद नहीं है तमिलनाडु में, और तमिलनाडु में राज्यसभा सीटों की संख्या कितना है? 234 तमिलनाडु में राज्यसभा सीटों की संख्या है। ठीक है दोस्तों, तो ये तमिलनाडु के बारे में मैंने बता दी। यदि हम देखें इसमें कर्नाटक देखें, कर्नाटक का सीटों की संख्या कितना है विधानसभा में? तो कर्नाटक में विधानसभा सीटों की संख्या, कर्नाटक में यदि देखें विधानसभा सीटों की संख्या, तो कर्नाटक में विधानसभा सीटों की संख्या 224 है। 224 कर्नाटक में विधानसभा सीटों की संख्या है, और विधान परिषद भी है कर्नाटक में, जिसमें 75 विधान सीटें हैं विधान परिषद के। भारत में अभी कितने विधान परिषद हैं? तो भारत में विधान परिषदों की संख्या 6 है। 6 राज्यों में विधान परिषद है। 6 राज्य कौन कौन से हैं? पहले 7 थे दोस्तों, जम्मू कश्मीर भी थे पहले, तो उसको हटा दिया गया है। अब 6 राज्य है। अब 6 राज्य कौन कौन है? उत्तर प्रदेश, बिहार, कर्नाटक, महाराष्ट्र और आंध्र प्रदेश, तेलंगाना। ठीक है, तो कर्नाटक में कितना है? 75 है। ठीक, यदि कर्नाटक में लोकसभा सीटों की संख्या पूछ लिया जाए तो कितना है लोकसभा सीटों की संख्या कर्नाटक में? तो कर्नाटक में लोकसभा सीटों की संख्या 28 है दोस्तों। कर्नाटक में लोकसभा सीटों की संख्या कितना है? 28 है। ठीक है, और कर्नाटक में राज्यसभा सीटों की संख्या देखें दोस्तों, तो कितना है कर्नाटक में राज्यसभा सीटों की संख्या? तो कर्नाटक में राज्यसभा सीटों की संख्या 12 है। 12 है कर्नाटक में राज्यसभा सीटों की संख्या। केरल देखें, केरल में यदि आपसे राज्यसभा सीटों की संख्या पूछ लिया जाए तो केरल में राज्यसभा सीटों की संख्या 9 है, और केरल में विधानसभा सीटों की संख्या पूछे तो क्या बताइएगा? तो केरल में विधानसभा सीटों की संख्या आपको 140 है। केरल में विधानसभा सीटों की संख्या, और केरल में लोकसभा सीटों की संख्या देखें तो 20 है केरल में लोकसभा सीटों की संख्या। ठीक है दोस्तों, यदि हम लोग आंध्र प्रदेश को देखें, आंध्र प्रदेश को देखें तो आंध्र प्रदेश में लोकसभा सीटों की संख्या कितनी है? तो आंध्र प्रदेश में लोकसभा सीटों की संख्या आपको, आंध्र प्रदेश में लोकसभा सीटों की संख्या कितनी है? तो यहाँ पर आंध्र प्रदेश में 25 है जो लोकसभा सीटों की संख्या है। आंध्र प्रदेश में लोकसभा सीटों की संख्या 25 है, और आंध्र प्रदेश में विधानसभा की संख्या कितनी है? तो 175 है। विधानसभा सीटों की संख्या आंध्र प्रदेश में 175 है, और राज्यसभा सीटों की संख्या आंध्र प्रदेश में आपका 11 है। राज्यसभा सीटों की संख्या आंध्र प्रदेश में 11 है। तो ऑप्शन नंबर ए हमारा सही आंसर है। अमेरिका में पहली महिला जो उपराष्ट्रपति बनी है कमला हैरिस, वो किस मूल परिवार से भारत से जुड़ी हुई है? तो तमिलनाडु राज्य के मूल परिवार से जुड़ी हुई है। ऑप्शन नंबर बी हमारा सही आंसर है। नेक्स्ट पे चलते हैं दोस्तों। इसमें 11 नंबर प्रश्न को निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सही है? तो कौन सा कथन सही है ये प्रश्न पूछा है। तो स्पष्ट, इसमें दिया गया स्पष्ट कांच से बनी एक खाली बोतल पारदर्शी वस्तु का एक उदाहरण है। तो स्पष्ट कांच से बनी हुई खाली बोतल पारदर्शी वस्तु का उदाहरण है, तो ये सही नहीं है। ठीक है, एक फ्राइंग पैन एक अपारदर्शी वस्तु का एक उदाहरण है। तो फ्राइंग पैन एक अपारदर्शी वस्तु का उदाहरण, ये तो सही है। ऑप्शन नंबर ए हमारा, बी हमारा सही आंसर होगा। ऑप्शन नंबर बी सही है। 12 नंबर प्रश्न की ओर, रचना दोआब निम्नलिखित में से किन दो नदियों के बीच स्थित है? तो रचना दोआब, देखिए रचना दोआब नाम से ही निकल रहा है किन नदियों के बीच?
तो रचना से, र से रावी नदी और च से चिनाब नदी। रचना दोआब रावी और चिनाब के बीच स्थित है। ऑप्शन नंबर बी हमारा सही आंसर है। रचना दोआब है रावी और चिनाब नदियों के बीच स्थित है। रचना दोआब, रचना में चिनाब और रावी नदी के बीच पूरा क्षेत्र आता है, उसे रचना दोआब कहते हैं। ऑप्शन नंबर बी हमारा सही आंसर है। ऑप्शन नंबर बी सही है, बी हमारा सही आंसर है। नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट में दिया गया है, इसमें है 30 नंबर प्रश्न में, बसंत विश्व के अगले दिन यानी 22 मार्च से भारतीय राष्ट्रीय कैलेंडर वर्ष का कौन सा पहला महीना शुरू होता है? तो 22 मार्च से देखें तो कौन सा पहला महीना शुरू होता है? तो बसंत विश्व का जो 22 मार्च से जो पहला महीना होता है वो कौन होता है? चैत मास। चैत माह पहला महीना होता है शुरू। तो ऑप्शन नंबर क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी हमारा सही आंसर है, चैत मास। ऑप्शन नंबर सी सही आंसर है। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी सही आंसर है। नेक्स्ट पे चलते हैं दोस्तों। 14 नंबर प्रश्न में, अर्थव्यवस्था में गंभीर तनाव के समय इनमें से कौन सा अनुच्छेद सरकार को अपने राजकोषीय घाटे के लक्ष्य से 0.5% पॉइंट्स तक विचलन की अनुमति देती है? तो 5% के विचलन तक की अनुमति देती है, उसे क्या कहते हैं? उसे राहतकारी अनुच्छेद कहते हैं। ऑप्शन नंबर सी हमारा सही आंसर है, राहतकारी अनुच्छेद। ऑप्शन नंबर सी सही आंसर है। 15 नंबर प्रश्न को चलते हैं दोस्तों। 15 में दिया गया, भारत के प्राचीन इतिहास के संदर्भ में अशोक स्तंभ का संबंध निम्नलिखित में से किस स्थान से है? तो भारत के प्राचीन इतिहास के संदर्भ में जो अशोक स्तंभ का संबंध है वो किससे है? अशोक स्तंभ कहाँ से दिया है? तो अशोक स्तंभ के बारे में सांची में दिया हुआ है। ऑप्शन नंबर डी हमारा सही आंसर, सांची में अशोक स्तंभ संबंधित है। अशोक द्वारा सांची में सारनाथ का स्तंभ बनाया गया था, जिसे अशोक स्तंभ के नाम से भी जाना जाता है। इसे अशोक ने 250 ईसा पूर्व में बनाए थे, जो अध्यात्म से शक्तिशाली होने का परिचय बताता है। ऑप्शन नंबर डी हमारा सही आंसर है। 16 नंबर प्रश्न चलते हैं। सुभाष चंद्र बोस ने ब्रिटिश सरकार की नजरबंदी से किस वर्ष भाग निकले थे? सुभाष चंद्र बोस ने ब्रिटिश सरकार की नजरबंदी से वर्ष 1941 में भाग निकले थे। ऑप्शन नंबर सी हमारा सही आंसर, वर्ष 1941 में भाग निकले थे। ऑप्शन नंबर सी सही आंसर है। नेक्स्ट पे चलते हैं दोस्तों। 16 नंबर प्रश्न में, द्वैधाधिकार एक प्रकार का अल्पाधिकार है जिसमें किसी बाजार पर फार्मों का प्रभुत्व या अनन्य नियंत्रण होता है। तो फार्मों का प्रभुत्व एवं अनन्य नियंत्रण होता है, द्वैधाधिकार क्या होगा? तो दो होता है, द्वैधाधिकार मतलब दो। ऑप्शन नंबर ए हमारा सही आंसर होगा। बाजार पर दो फार्मों का प्रभुत्व या अनन्य नियंत्रण, तो ऑप्शन नंबर ए सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। 1 नंबर प्रश्न में, जब सरकार करों को कम करती है और सरकारी व्यय को बढ़ाती है तो इस प्रकार की राजकोषीय नीति क्या कहलाती है? तो इस प्रकार की राजकोषीय नीति क्या कहलाती है? तो इसका है विस्तारवादी राजकोषीय नीति कहलाती है। ऑप्शन नंबर ए हमारा सही आंसर है। 19 नंबर प्रश्न को चलते हैं दोस्तों। इसमें दिया गया है कि देश की प्राचीन झीलों में से एक लेंडिया तालाब किस भारतीय शहर में स्थित है? तो लेंडिया तालाब किस शहर में स्थित है? ये जो लेंडिया तालाब है भारत के मध्य प्रदेश के भोपाल शहर में स्थित है। ऑप्शन नंबर बी हमारा सही आंसर, मध्य प्रदेश के भोपाल में। नेक्स्ट पे चलते हैं दोस्तों। वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार भारत का सबसे कम जनसंख्या वाला राज्य कौन सा है? तो भारत का सबसे कम जनसंख्या देखें तो वो कौन है? अरुणाचल प्रदेश भारत का सबसे कम जनसंख्या वाला राज्य है दोस्तों। ऑप्शन नंबर सी हमारा सही आंसर है। नेक्स्ट चलते हैं 21 में, धौलावीरा और लोथल की प्राचीन पहाड़ियां प्राचीन हड़प्पा बस्तियां वर्तमान भारतीय राज्य में स्थित है। धौलावीरा और लोथल की प्राचीन हड़प्पा बस्तियां कहाँ स्थित है? गुजरात में स्थित है। ऑप्शन नंबर ए सही आंसर है, गुजरात में स्थित है। ऑप्शन नंबर ए सही आंसर है दोस्तों। क्या है? ऑप्शन नंबर ए सही आंसर है, गुजरात में। यदि आप देखें दोस्तों तो रंगपुर भी कहाँ है? गुजरात में स्थित है। रंगपुर गुजरात में स्थित है, लोथल गुजरात में स्थित है ही, रंगपुर भी है, धौलावीरा भी गुजरात में स्थित है। ठीक है। यदि हम इसमें राजस्थान में देखें तो कलिबंगन है जो राजस्थान में स्थित है। कलिबंगन प्रमुख जो है उसके बारे में बता रहा हूँ मैं। तो कलिबंगन क्या है? राजस्थान में स्थित है। ठीक है। यदि हरियाणा में देखें तो हरियाणा में प्रमुख कौन है? बनवाली है जो हरियाणा में स्थित है। बनवाली हरियाणा में स्थित है। ठीक है। और मध्य प्रदेश में क्या है? तो भीमबेटका का गुफा है जो मध्य प्रदेश में स्थित है। इसलिए ऑप्शन नंबर ए हमारा सही आंसर होगा। नेक्स्ट पूछते हैं दोस्तों। 2014 में भारत को आधिकारिक तौर पर निम्नलिखित में से किस बीमारी से मुक्ति घोषित किया गया था? तो 22 नंबर प्रश्न में कहा जा रहा है 2014 में भारत को किस बीमारी से मुक्त घोषित किया गया था? तो इसका आंसर होगा किस बीमारी से? तो भारत ने पोलियो की बीमारी से मुक्ति प्राप्त कर ली थी 2014 में। इसलिए 24 अक्टूबर को हम लोग विश्व पोलियो दिवस मनाते हैं। तो ऑप्शन क्या होगा? पोलियो से। ऑप्शन नंबर ए हमारा सही आंसर है। इसलिए हम लोग क्या मनाते हैं? 24 दिसंबर को विश्व पोलियो, प्रत्येक 24 अक्टूबर को मनाया जाता है विश्व पोलियो दिवस। तो भारत 2014 में पोलियो मुक्त घोषित किया गया था संयुक्त राष्ट्र संघ के द्वारा। ठीक है। नेक्स्ट 23 में चलते हैं। धमनियां छोटी रक्त वाहिकाओं में विभाजित हो जाती हैं। ऊतकों तक पहुंचने पर वे अत्यंत पतली नालिकाओं में विभाजित
हो जाती है उन्हें कहा जाता है, उन्हें क्या कहते हैं, तो उन्हें हम लोग क्या कहते हैं, उत्तक तक पहुंचने पर उन्हें केसिका कहते हैं। ऑप्शन नंबर सी हमारा सही आंसर है, केसिका। 24 में मुगल बादशाह अकबर के किस वित्त मंत्री ने दहसाला नामक कराधान की प्रणाली शुरू की थी? दहसाला नामक कराधान की प्रणाली शुरू करने वाले कौन थे मुगल बादशाह? तो टोडरमल थे। ऑप्शन नंबर डी हमारा सही थे, राजा टोडरमल थे दहसाला पद्धति शुरू करने वाले। ऑप्शन डी हमारा सही आंसर है। दहसाला व्यवस्था 1580 ईस्वी में शुरू की गई थी। कब की गई थी? 1580 ईस्वी में शुरू की गई थी दहसाला पद्धति। ऑप्शन नंबर डी हमारा सही आंसर है। नेक्स्ट को चलते हैं दोस्तों। 25 में दुर्योधन सिंह नेगी निम्नलिखित में से किस खेल से संबंधित है? तो दुर्योधन सिंह नेगी है जो किस खेल से है? दुर्योधन सिंह नेगी मुक्केबाजी से संबंधित है। ऑप्शन नंबर डी सही आंसर है, मुक्केबाजी से। 26 में चलते हैं दोस्तों। इसमें दिया गया 26 नंबर प्रश्न, किस संविधान संशोधन के द्वारा रियासतों के पूर्व शासकों की उपाधियां और विशेषाधिकार को समाप्त कर दिया गया है? तो किस संविधान संशोधन द्वारा रियासतों के पूर्व समाप्त कर दिया गया है? यदि इसे देखें तो किसके द्वारा समाप्त किया गया है? और यह जो है अनुच्छेद 26वां संविधान संशोधन के द्वारा समाप्त कर दिया गया है। किसके द्वारा? ऑप्शन नंबर ए 26वां संविधान संशोधन पूछ रहा है, किस संविधान संशोधन द्वारा रियासतों के पूर्व शासकों की उपाधियां और विशेषाधिकार को समाप्त कर दिया गया है? तो उपाधियों का अंत अनुच्छेद 18 में है, ठीक है। और इसको किस अनुच्छेद के द्वारा समाप्त किया गया है? तो किस संविधान संशोधन के द्वारा? तो 26वां संविधान संशोधन 1971 के द्वारा। 26वां संविधान संशोधन 1971 के द्वारा देशी रियासतों के पूर्व शासकों की उपाधियां और विशेषाधिकार को समाप्त कर दिया गया है। कब? 26वां संविधान संशोधन 1971 के द्वारा। और भारतीय संविधान के भाग 20 तथा अनुच्छेद कितने हैं? 368 के तहत, भाग 20 में तथा अनुच्छेद 68 के तहत संविधान में संशोधन की प्रक्रिया का उल्लेख दिया गया है। संविधान में संशोधन किसके तहत कर सकते हैं? अनुच्छेद भाग 20 के तहत, अनुच्छेद 368 के तहत। और इसे अंत कब किया गया है? 26वें संविधान 1971 के द्वारा। ऑप्शन नंबर ए हमारा सही आंसर है। 27 में देखें दोस्तों, किस महान यात्री ने द ग्रेट टैग डायनेस्टिक रिकॉर्ड ऑन द वेस्टर्न रीजन नामक पुस्तक लिखी है? ये पुस्तक लेखक कौन है? तो इस पुस्तक लेखक ह्वेनसांग है। ऑप्शन नंबर ए हमारा सही आंसर है। ह्वेनसांग एक चीनी यात्री थे दोस्तों। यह भारत 15 वर्षों तक भारत में रहे हैं हर्षवर्धन के समय में, उन्होंने ये पुस्तक लिखे हैं, ठीक है। और ह्वेनसांग को यात्रियों का राजकुमार कहा जाता है। यात्रियों का राजकुमार किसे कहते हैं? ह्वेनसांग को कहा जाता है। किसके समय में? हर्षवर्धन के समय में। ऑप्शन नंबर ए हमारा सही आंसर है। नेक्स्ट को चलते हैं दोस्तों। 28 नंबर प्रश्न में निम्नलिखित में से कौन सा स्मारक उत्तर प्रदेश में स्थित नहीं है? यदि ये देखिए तो उत्तर प्रदेश में कौन नहीं है? एतमादुद्दौला का मकबरा उत्तर प्रदेश में है। अकबर का मकबरा क्या है? उत्तर प्रदेश में है। तो अकबर का मकबरा भी जो है उत्तर प्रदेश में है, ठीक है। और शेख सलीम चिश्ती की मकबरा यदि हम देखें तो ये भी उत्तर प्रदेश में, जबकि अकबर का मकबरा उत्तर प्रदेश में नहीं है। फतेहपुर सीकरी में प्रश्न में देखते हैं हम लोग। इसमें दिया गया है कि निम्नलिखित में से कौन सा स्मारक उत्तर प्रदेश में स्थित नहीं है? तो इसमें यदि हम देखें उत्तर प्रदेश में कौन सा स्मारक नहीं स्थित है, तो इसमें यदि देखें तो मुगल बादशाह जहांगीर का जो मकबरा है वो उत्तर प्रदेश में नहीं है। ऑप्शन नंबर ए हमारा सही आंसर है, क्योंकि जहांगीर का जो मकबरा है आपको पाकिस्तान के लाहौर में स्थित है। और जहांगीर की मृत्यु 1627 ईस्वी में हुई थी दोस्तों। और जहांगीर का मकबरा पाकिस्तान के लाहौर में स्थित है। और जहांगीर के मकबरा का निर्माण शाहजहां के द्वारा करवाया गया था। शाहजहां के द्वारा जहांगीर के मकबरे का निर्माण करवाया गया था। जबकि ऑप्शन नंबर बी में देखें कि एतमादुद्दौला का मकबरा आगरा में ही स्थित है। और अकबर का मकबरा भी आगरा के शाहजहां में स्थित है। और शेख सलीम चिश्ती की मकबरा भी आगरा के फतेहपुर सीकरी में स्थित है, ठीक है। तो इस प्रकार ऑप्शन नंबर ए जहांगीर का मकबरा उत्तर प्रदेश में स्थित नहीं है, ये पाकिस्तान के लाहौर में स्थित है। नेक्स्ट पे चलते हैं 29 में। द अल्केमिस्ट पुस्तक निम्नलिखित में से किसने लिखी है? अल्केमिस्ट पुस्तक के लेखक कौन है? द अल्केमिस्ट पुस्तक के लेखक पॉली है, पॉली कोयल। द अल्केमिस्ट पुस्तक के कौन किसने लिखा है? तो पॉली ने। ऑप्शन नंबर बी हमारा सही आंसर है। ऑप्शन नंबर बी सही है, पॉली कोयल ने। पॉली कोयल कहाँ के रहने वाले? पॉली कोयल है जो ब्राजील के प्रसिद्ध गायक हैं। और 2014 में प्रसिद्ध द अल्केमिस्ट नामक उपन्यास की रचना की थी। वह एक गायक है, ठीक है। तो नेक्स्ट प्रश्न चलते हैं 13 नंबर प्रश्न पर दोस्तों। 13 नंबर प्रश्न में दिया गया है कि लोथल स्थल पर हड़प्पा सभ्यता के अवशेष की खोज निम्नलिखित में से किसने किए थे? लोथल में जो हड़प्पा सभ्यता की खोज की थी, लोथल स्थल पर कहा गया, लोथल स्थल पर हड़प्पा सभ्यता की अवशेष की खोज निम्नलिखित में से किसने की थी? तो इसकी खोज किसने किया था? तो इसकी खोज एस.आर. रॉ ने किया था। ऑप्शन नंबर एस.आर. रॉ का ऑप्शन नंबर सी हमारा सही आंसर। एस.आर. रॉ ने लोथल स्थल की खोज की थी हड़प्पा सभ्यता में। कब? 1954 ईस्वी में खोज की थी लोथल की खोज। और लोथल जो है एक बंदरगाह नगर है। हड़प्पा सभ्यता का बंदरगाह नगर है कौन? लोथल। तो ऑप्शन नंबर
सी हमारा सही आंसर है। 31 नंबर प्रश्न पूछ चुके हैं दोस्तों। इसमें दिया गया है गूगल द्वारा निर्मित कंप्यूटर को संगणना करने में कितना समय लगता है, जो कि इसे क्वांटम सर्वोच्चता तक पहुंचने वाला सबसे तेज कंप्यूटर बनाता है। सबसे तेज कंप्यूटर बनाता है कौन सा, तो क्या होगा इसका आंसर, तो इसका आंसर होगा सबसे, कितना समय लगता है जो गूगल ने कंप्यूटर की संगणना में, गूगल के द्वारा जो कंप्यूटर को संगणना करने में कितना समय लगता है, तो कितना समय लगता है, तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, 200 सेकंड लगता है। 200 सेकंड, ऑप्शन नंबर ए हमारा सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं दोस्तों। इसमें दिया गया है 32 में टूट फूट के लिए एक वार्षिक भत्ता है। टूट फूट के लिए एक वार्षिक भत्ता क्या है, उसे क्या कहते हैं, टूट फूट के लिए एक वार्षिक भत्ता को क्या कहा जाता है, तो टूट फूट के लिए वार्षिक भत्ता को कहा जाता है अपमूल्यन। अपमूल्यन यानी मूल्यह्रास किया जाता है, तो ऑप्शन नंबर डी हमारा सही आंसर है। 33 की ओर, रेपसीड मास्टर्ड का राष्ट्रीय अनुसंधान केंद्र भारत के निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है। रेपसीड मास्टर का राष्ट्रीय अनुसंधान केंद्र भारत के किस राज्य में स्थित है, तो यह जो है आपको राजस्थान में स्थित है। रेपसीड मास्टर का ऑप्शन नंबर ए हमारा सही आंसर है, कहाँ, राजस्थान में। ठीक है, और इसकी स्थापना 20 अक्टूबर 1993 में की गई थी। राजस्थान राज्य में सर्वाधिक सरसों उत्पादन कर, राजस्थान है जो भारत के राज्यों में सबसे अधिक सरसों का उत्पादन किया जाता है, तो वहीं पर रेपसीड मस्टर्ड का राष्ट्रीय अनुसंधान केंद्र स्थापित किया गया है, कहाँ, राजस्थान में 1993 में। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं दोस्तों। नेक्स्ट में दिया 34 में निम्नलिखित में से कौन सी सिक्किम राज्य की पारंपरिक नृत्य शैली है। सिक्किम राज्य की पारंपरिक नृत्य शैली कौन सी है, तो इसमें हम देखें तो सिक्किम का जो नृत्य शैली है चुटकी। चुटकी क्या है, सिक्किम की एक पारंपरिक नृत्य शैली है, ऑप्शन नंबर बी हमारा सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं दोस्तों। इसमें दिया गया भारत में राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस किस दिन मनाया जाता है, तो भारत में जो राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस है किस दिन मनाया जाता है, 24 दिसंबर को भारत में राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस मनाया जाता है, ऑप्शन नंबर बी हमारा सही आंसर है। और उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम लाया गया था कब, वर्ष 1986 ईस्वी में उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम पारित किया गया था, 24 दिसंबर 1986 को पारित किया गया था। उसी दिन से 24 दिसंबर को क्या है, उपभोक्ता दिवस मनाने की मंजूरी दी गई, ऑप्शन नंबर बी हमारा सही आंसर है। 36 नंबर प्रश्न को देखते हैं। इसमें दिया गया है प्रवर, मंजीरा और मनेर नदियां नदी की दाहिनी सहायक नदी है, तो प्रवर, मंजीर और जो मनेर नदियां हैं कौन सी नदी की दाहिनी सहायक नदियां हैं, तो यह जो है गोदावरी नदी की दाहिनी सहायक नदियां हैं, ऑप्शन नंबर डी हमारा सही आंसर है। गोदावरी की दाहिनी सहायक नदियां हैं प्रवर, मंजीर और ये नदियां जो है किसकी है, तो गोदावरी की सहायक नदियां हैं। ठीक है दोस्तों, गोदावरी की सहायक नदियां हैं। यदि और इसमें देखें गोदावरी की सहायक नदियों में प्रमुख और सहायक नदियां कौन कौन सी हैं, तो प्रवरा है, पूर्णा है, मंजरा है, वेनगंगा, वर्धा, पैनगंगा, प्राणहिता, इंद्रावती, मानेर तथा सबरी, ये सब क्या है, गोदावरी की सहायक नदियां हैं। गोदावरी को वृद्ध गंगा कहा जाता है दोस्तों, ये दक्षिण गंगा कहा जाता है, दक्षिण गंगा गोदावरी को कहा जाता है या वृद्ध गंगा गोदावरी को कहा जाता है। ठीक है, और गोदावरी अपनी जो पानी है बंगाल की खाड़ी में गिराती है, इसकी लंबाई कितनी है, 1465 किलोमीटर है गोदावरी की लंबाई। और गोदावरी नदी है जो दक्षिण भारत की सबसे लंबी नदी है, गोदावरी नदी दक्षिण भारत की सबसे लंबी नदी है। यदि इसे कावेरी को देखें, कावेरी नदी है जो कावेरी की जो लंबाई है 800 किलोमीटर है और ये बंगाल खाड़ी में अपनी पानी गिराती है। कावेरी पर शिव समुद्रम जलप्रपात है तथा श्रीरंगपट्टनम एवं शिव समुद्रम द्वीपों पर स्थित है। और कावेरी की जो कावेरी निकलती कहाँ से है, तो कावेरी है कुर्ग जिले से निकलती है, कर्नाटक के कुर्ग जिले से जो ब्रह्मगिरी पहाड़ी पर स्थित है। ठीक है, और गोदावरी है जो नासिक से निकलती है और नासिक के त्र्यंबकेश्वर पहाड़ी से निकलती है। कृष्णा नदी को देखें, कृष्णा नदी कहाँ से निकलती है, तो महाबलेश्वर के समीप पश्चिम घाट पहाड़ से निकलती है, महाबलेश्वर के समीप से कृष्णा निकलती है, ये भी बंगाल की खाड़ी में अपनी पानी गिराती है और 1401 किलोमीटर इसकी लंबाई है। ठीक है, और इसकी सहायक नदी भीमा, तुंगभद्रा, मूसी, अमरावती, कोयना, पंचगंगा, दूधगंगा, घाट प्रभा, मालप्रभा, ये सब क्या है, कृष्णा की सहायक नदी है। नर्मदा को देखो दोस्तों, नर्मदा जो अपनी पानी किधर की ओर गिराती है, नर्मदा जो अपनी पानी अरब सागर में गिराती है, यानी नर्मदा है जो अपनी पानी अरब सागर गिराती है। और नर्मदा का जो उद्गम स्थल है वो विंध्याचल पर्वत श्रेणी में स्थित अमरकंटक नामक स्थान से आती है नर्मदा, और 1312 किलोमीटर इसकी लंबाई है। नर्मदा है जो दक्षिण भारत की तीसरी सबसे बड़ी नदियां हैं। ठीक है, और नर्मदा में भेड़घाट के समीप कपिलधारा जलप्रपात का निर्माण होता है और नर्मदा डेल्टा के बदले एस्चुरी बनाती है, तो ऑप्शन नंबर डी हमारा सही आंसर है। नेक्स्ट पे चलते हैं। इसमें किस वर्ष नेपाल ने स्वतंत्र राजतंत्र को समाप्त कर दिया और एक लोकतांत्रिक गणराज्य के रूप में स्थापित हुआ, किस वर्ष लोकतांत्रिक गणराज्य के रूप में घोषित किया गया है, तो
इसका आंसर होगा आपको 2008 में, वर्ष 2008 में नेपाल ने पुरानी राजतंत्रात्मक शासन प्रणाली को उखाड़ फेंक नवीन लोकतांत्रिक प्रणाली लागू की गई। कब? 28 मई 2008 को लागू किया था। ऑप्शन नंबर बी हमारा सही आंसर है। नेक्स्ट पे चलते हैं दोस्तों, इसमें दिया गया है 38 में सीता वॉरियर ऑफ मिथिला पुस्तक लेखक कौन है? सीता वॉरियर एवं मिथिला पुस्तक लेखक कौन है? तो इसके लेखक है अमीश त्रिपाठी। अमीश त्रिपाठी इस पुस्तक लेखक है। ऑप्शन नंबर क्या है? ऑप्शन नंबर सी हमारा सही आंसर है, अमीश त्रिपाठी। ऑप्शन नंबर सी सही आंसर है। नेक्स्ट पे चलते हैं दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सा खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2020 में सबसे तेज एथलीट बन गया है? खेलो इंडिया यूथ गेम में सबसे तेज एथलीट कौन बने हैं? तो सबसे तेज है, इनका नाम हिमा दास है। ऑप्शन नंबर सॉरी एनजी सोजन है, हिमा दास नहीं है, एनजी सोजन। एनजी सोजन है जो 2020 में सबसे तेज खेलो इंडिया यूथ गेम्स का आयोजन कहाँ हुआ था? तो गुवाहाटी के असम में हुआ था 2020-22 में। ठीक है, और इस खेल में एनजी सोजन भारत का सबसे तेज एथलीट बने थे। कौन? एनजी सोजन। ऑप्शन नंबर सी हमारा सही आंसर होगा। और 2020 में कहा हुआ था खेलो इंडिया यूथ गेम्स? तो इसका आयोजन कहाँ हुआ था? असम में हुआ था। नेक्स्ट पे चलते हैं दोस्तों, इसमें दिया गया है स्टैचू ऑफ यूनिटी में स्थित है। तो स्टैचू ऑफ यूनिटी कहाँ स्थित है? केवड़िया में स्थित है। ऑप्शन नंबर डी हमारा सही आंसर है। स्टैचू ऑफ यूनिटी सरदार वल्लभ पटेल की मूर्ति बनाई हुई है और उन्हीं की मूर्ति को स्टैचू ऑफ यूनिटी का नाम दिया गया है। ठीक है, और यह गुजरात के नर्मदा नदी जिले में स्थित केवड़िया स्थान नामक स्थान पर स्थित है। ठीक है, और इसका अनावरण प्रधानमंत्री द्वारा 18 अक्टूबर 2018 को 31 अक्टूबर 2018 को किया गया था। तो ऑप्शन नंबर डी हमारा सही आंसर है। 2018 को इसकी अनावरण किया गया था। नेक्स्ट पे चलते हैं दोस्तों, इसमें दिया गया है 41 की ओर प्रसिद्ध खेल हस्तियों के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा डच है? तो ये 3-4 खेल हस्तियां इनमें से कौन डच के हैं? और डच किसे कहते हैं? तो होलैंड के जो रहने वाले होते हैं उन्हें डच कहते हैं। ठीक है, तो यदि हम इसमें देखें तो जोहान क्रूफ है जो क्या है? डच है। ऑप्शन नंबर बी हमारा सही आंसर है। 42 में विदेश मंत्री एस जयशंकर ने किस शहर में वाराणसी की तुलसी घाट बहाली परियोजना का शुभारंभ किया है? तो वाराणसी तुलसी घाट बहाली परियोजना के शुभारंभ विदेश मंत्री जयशंकर ने कहाँ किए हैं? तो युगांडा में किए हैं। ऑप्शन नंबर ए हमारा सही आंसर। युगांडा में तुलसी घाट वाराणसी के तुलसी घाट परियोजना की शुरुआत की है। कहाँ? युगांडा में। ऑप्शन नंबर ए हमारा सही आंसर है। ऑप्शन नंबर ए सही आंसर। ऑप्शन नंबर ए हमारा सही आंसर है। युगांडा में शुरू किया गया था। नेक्स्ट पे चलते हैं 43 में विश्व शतरंज अमार्गेडन एशिया और ओशिनिया इवेंट का खिताब किसने जीता है? एशिया और ओशिनिया इवेंट का खिताब किसने जीता है? तो डी गुगेस ने। ऑप्शन नंबर डी हमारा सही आंसर है। नेक्स्ट पे चलते हैं 44 में देखें दोस्तों, अप्रैल 2023 में पीएम मोदी ने राजस्थान में के जयपुर में रेलवे स्टेशन और खालिस्तान रेलवे स्टेशन के बीच वंदे भारत एक्सप्रेस की हरी झंडी दिखाई है। तो कौन से रेलवे स्टेशन के बीच वंदे भारत की हरी झंडी दिखाई है? तो यह है आपको जयपुर रेलवे स्टेशन से दिल्ली कैंट रेलवे स्टेशन के बीच हरी झंडी दिखाई। ऑप्शन नंबर डी हमारा सही आंसर है। नेक्स्ट पे चलते हैं 45 में कहा गया है केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने हनुमान जयंती के अवसर पर समरपुर मंदिर में भगवान हनुमान की 54 फीट ऊंची प्रतिमा का अनावरण किया है। सारंगपुर मंदिर किस राज्य में स्थित है? सारंगपुर मंदिर किस राज्य में स्थित है? जो सारंगपुर मंदिर है जो आपको कहाँ स्थित है? तो गुजरात में स्थित सारंगपुर मंदिर। ऑप्शन नंबर बी हमारा सही आंसर है। इसका अनावरण केंद्रीय मंत्री अमित शाह के द्वारा किया गया था। ठीक है, 54 फुट ऊंची भगवान हनुमान की प्रतिमा है। ऑप्शन नंबर बी हमारा सही आंसर। नेक्स्ट पे चलते हैं, इसमें कहा गया 46 नंबर प्रश्न देखते हैं। इसमें दिया गया जलियांवाला बाग हत्याकांड दिवस हर साल 13 अप्रैल को मनाया जाता है। भारतीय इतिहास में एक महत्वपूर्ण मोड़ के रूप में देखी जाने वाली इस दुखद घटना को कितने वर्ष बीत चुके हैं? तो इस दुखद घटना का कितने वर्ष बीत चुका है? तो यदि हम इसे देखें हाल फिलहाल में तो कितने वर्ष? 1919 में यह घटना हुई थी। 1919 और इधर में आप यदि जोड़ लें तो कितना वर्ष हो गया है? तो ये प्रश्न जो दिया गया था इसका आंसर क्या होगा? 104 वर्ष। तो उससे ज़्यादा हो गया दोस्तों, क्योंकि 1924 चल रहा है तो 13 अप्रैल होगा था, तो 1919 था तो 105 वर्ष होगा। इसमें कितना होगा? 105 वर्ष। ठीक है, 105 वर्ष होगा आंसर। ऑप्शन नंबर डी को ही बना दिया जाए, 105 वर्ष होगा। नेक्स्ट चलते हैं, कजाकिस्तान के अस्ताना में आयोजित एशियाई कुश्ती चैंपियनशिप 2023 में महिलाओं के लिए 68 किलो वर्ग में शतरंज पदक किसने जीता है? तो महिलाओं के लिए 68 किलो वर्ग में शतरंज पदक जीतने वाली कौन है? तो वो है निशा दहिया।
68 किलो में जीतने वाली कौन है? निशा दहिया। ऑप्शन नंबर सी हमारा सही आंसर है। 48 में देखें, कौन सा देश मई 2023 में अपने अंतरिक्ष विकास कार्यक्रम के हिस्से के रूप में घरेलू स्तर पर निर्मित और रॉकेट पर वाणिज्यिक दृढ़ ग्रेड उपग्रह का पहला प्रक्षेपण करेगा? तो पहला प्रक्षेपण कब करेगा? इसका आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी आंसर होगा दक्षिण कोरिया। दक्षिण कोरिया करेगा, दक्षिण कोरिया। ऑप्शन नंबर डी सही आंसर है। नेक्स्ट पे चलते हैं दोस्तों। नेक्स्ट में दिया गया है कि दूसरी महिला T20 वर्ल्ड कप अंतर्राष्ट्रीय बैठक T20 वुमेन T20 अंतर्राष्ट्रीय बैठक किस शहर में आयोजित की गई? किस शहर में आयोजित की गई, ये प्रश्न पूछा गया। तो इसका आयोजन जयपुर में किया गया था, राजस्थान के जयपुर में। ऑप्शन नंबर डी हमारा सही आंसर है। 15 प्रश्न चलते हैं, किस सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ने स्टे सेफ नामक एक नया अभियान शुरू किया है? स्टे सेफ नामक एक नया अभियान शुरू करने वाला सोशल मीडिया कौन है? तो यह है व्हाट्सएप। ऑप्शन नंबर सी हमारा सही आंसर है। व्हाट्सएप ने स्टे सेफ नामक एक नया अभियान शुरू किया। ऑप्शन नंबर सी हमारा सही आंसर है। नेक्स्ट पे चलते हैं दोस्तों। 51 में कॉपी किए गए टेक्स्ट को पेस्ट करने के लिए प्रयुक्त शॉर्टकट कुंजी कौन सी है? तो कॉपी गए टेक्स्ट को पेस्ट करने के लिए शॉर्टकट कुंजी क्या है? कंट्रोल वी है। ऑप्शन नंबर बी हमारा सही आंसर है। कंट्रोल प्लस भी, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट पे चलते हैं। कंट्रोल प्लस सी क्या होता है दोस्तों? तो कॉपी करने के लिए रहता है। कंट्रोल प्लस बी आपको प्रिंट करने के लिए रहता है। ठीक है, कंट्रोल प्लस बी। और कंट्रोल प्लस एक्स क्या है? सिलेक्ट आइटम। आइटम को सिलेक्ट करने के लिए, आइटम को सिलेक्ट को कट करने के लिए, जो आइटम सिलेक्ट है उसे कट करने के लिए कंट्रोल एक्स होता है। और कंट्रोल पी के द्वारा प्रिंटिंग विंडो को ओपन करने के लिए क्या आता है? कंट्रोल पी। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर क्या सही है? ऑप्शन नंबर बी हमारा सही आंसर है। 52 में एक व्यस्क मानव हृदय का औसत वजन लगभग होता है। तो एक व्यस्क मानव के औसत हृदय का औसत वजन कितना होता है? तो ये औसत वजन होता है 300 ग्राम एक व्यस्क मानव का। ऑप्शन नंबर बी हमारा सही आंसर। नेक्स्ट पे चलते हैं दोस्तों। 53 में प्रोटोप्लाज्म शब्द किसने गढ़ा है? तो प्रोटोप्लाज्म शब्द देखिए किसने गढ़ा है? तो इस शब्द का क्या आंसर होगा? प्रोटोप्लाज्म का जोहान एवेंजियन पुरकिंजे ने। ऑप्शन नंबर बी हमारा सही आंसर। प्रोटोप्लाज्म की खोजकर्ता कौन है? तो पुरकिंजे हैं। इस शब्द को देने वाले पुरकिंजे हैं। 54 में निम्नलिखित में से कौन सा पशु उत्तक प्रकार नहीं है? पशु के उत्तक प्रकार नहीं है कौन? तो पशु उत्तक प्रकार कौन नहीं है? तो मेरिस्टेमेटिक्स उत्तक है जो पशु उत्तक प्रकार नहीं है। त्वचीय उत्तक, संयोजी उत्तक और पेशीय उत्तक ये पशु उत्तक प्रकार है। तो ऑप्शन नंबर ए हमारा सही आंसर है। 55 में इनमें से किसे आधुनिक वनस्पति का जनक माना जाता है? आधुनिक वनस्पति का जनक किसे कहते हैं? यदि इसे देखें, आधुनिक वनस्पति का जनक किसे कहेंगे? तो आधुनिक वनस्पति का जनक कार्लस लिनियस को कहा है। तो ऑप्शन नंबर सी हमारा सही आंसर है। कार्लस लिनियस को आधुनिक वनस्पति का जनक कहा है। तो ऑप्शन नंबर सी सही है। निम्नलिखित में से कौन सी झूठ का पता लगाने वाली मशीन है? तो झूठ का पता लगाने वाली मशीन पॉलीग्राफी होता है। ऑप्शन नंबर सी सही है। पॉलीग्राफी झूठ का पता लगाने वाला मशीन है। नेक्स्ट पे चलते हैं दोस्तों। 57 में क्या है? इंटरनेट पर किसी कंप्यूटर को उसके द्वारा पहचान किया जाता है। इंटरनेट पर किसी कंप्यूटर को उसके द्वारा पहचान किया जाता है। किसके द्वारा? तो आईपी एड्रेस के द्वारा पहचान किया जाता है इंटरनेट पर किसी कंप्यूटर को। ऑप्शन नंबर बी हमारा सही आंसर। 58 में इनमें से किस संघ के सदस्य मुक्त जीवन जीने वाले विशिष्ट समुद्री जीव हैं? तो कौन से संघ है जो समुद्री जीव कहलाते हैं? एकाइनोडर्मेटा है जो विशिष्ट समुद्री जीव होते हैं। एकाइनोडर्मेटा संघ के जो समूह होते हैं वो विशिष्ट समुद्री जीव होते हैं। ऑप्शन नंबर ए हमारा सही आंसर। नेक्स्ट पे चलते हैं 59 में। इसमें दिया गया है मानव शरीर में 29 हड्डी होती है। इनमें से कौन सा वर्गीकरण सही है? तो मानव शरीर में 29 हड्डी होती है। तो इसमें से यदि हम देखें तो 29 हड्डी में 8 माथा में होता है, चेहरा में 14 होता है, कान में 6 होता है और कंठस्थ में 1 होता है। तो ऑप्शन नंबर बी हमारा सही आंसर है। नेक्स्ट चलते हैं 60 में। एक्सेल 2010 एक सीट में कितने कॉलम होते हैं? एक्सेल 2010 में तो एक सीट में कितने कॉलम होते हैं? एक सीट में 16,384 कॉलम होते हैं। ऑप्शन नंबर बी हमारा सही आंसर है। 16,384 कॉलम। नेक्स्ट चलते हैं दोस्तों 61 में। इनमें से कौन सी कंप्यूटर सिस्टम की मेमोरी की सबसे बड़ी इकाई है? तो कंप्यूटर सिस्टम की मेमोरी की सबसे बड़ी इकाई कौन सा है? कंप्यूटर सिस्टम की सबसे बड़ी इकाई क्या है? तो 1 टेराबाइट। तो एटाबाइट क्या होता है? कंप्यूटर सिस्टम की सबसे बड़ी इकाई है एटाबाइट। ऑप्शन नंबर डी हमारा सही आंसर है। यदि आप इसी तरह जीके पढ़ना चाहते हैं दोस्तों तो आप मेरे चैनल के प्लेलिस्ट में जाएं, वहाँ पर आपको और भी पब्लिकेशन का जीके उपलब्ध मिलेंगे। वहाँ पर आपको एडिटोरिया का वॉल्यूम 1, 2 दोनों बुक का 15 प्रैक्टिस सेट अपलोड कर दिया हूँ, वो जाकर पढ़ सकते हैं दोस्तों। जीके जो 75 प्रश्न दिए गए हैं प्रत्येक सेट में वो अपलोड है। क्रॉन पब्लिकेशन का भी अपलोड है और एडिटोरिया टुकमनी प्रकाशन का भी वीडियो का जो जीके दिए हुए हैं उसमें 20 प्रैक्टिस दिए हुए वॉल्यूम 2 का वो भी अपलोड है। आप लोग जाकर देख सकते हैं। यदि आपको अच्छा लगता है दोस्तों तो वीडियो को लाइक करें, दोस्तों ग्रुप में शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। चलिए आगे की ओर चलते हैं। वायु कोश का क्या कार्य होता है? तो वायु कोश का क्या कार्य है? वायु कोश का कार्य है गैसों के आदान प्रदान वाले स्थान पर एक सतह प्रदान करना। ऑप्शन नंबर डी हमारा सही आंसर है।
नेक्स्ट पे चलते हैं 63 में। इसमें दिया गया स्थिति आधारित F2S माने फार्म टू शॉप ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म है जो भारतीय किसानों को बिचौलियों के बिना अपनी उपज सीधे उपभोक्ता को बेचने में मदद करता है। तो सीधे उपभोक्ता को बेचने में मदद करता है वो कौन सी एप्लीकेशन है? तो मंडी ट्रेड्स, ऑप्शन नंबर बी हमारा सही आंसर है। 64 की ओर अक्टूबर 2018 में भारतीय वैज्ञानिक ने किसानों के लिए विषैले कीटनाशक के से बचाव करने हेतु नामक जेल विकसित किया है। तो विषैले कीटाणुनाशकों से बचाव के लिए कौन से जेल का उपयोग किया है? इसका नाम है सोडियम, इसका नाम क्या? पॉली ऑक्जाइम जेल का, ऑप्शन नंबर सी हमारा सही आंसर है। नेक्स्ट पे चलते हैं 65 में। मांसाहारी पौधे नहीं है, कौन मांसाहारी पौधे नहीं है? तो इसमें से टाइगर लिली है, मांसाहारी पौधे नहीं है। टाइगर लिली क्या है? मांसाहारी पौधे नहीं है, ऑप्शन नंबर सी हमारा सही आंसर है। ये क्रॉकस्ट्रूप, संडायू और मंकी कप है जो ये सब टाइगर, ये सब क्या है? मांसाहारी पौधे हैं, जबकि टाइगर लिली मांसाहारी पौधे नहीं है, ऑप्शन नंबर सी हमारा सही आंसर। नेक्स्ट पे चलते हैं दोस्तों 66 में। जब प्रकाश प्रिज्म से गुजरती है तो कौन सा रंग सबसे कम विचलित होता है? तो सबसे कम कौन सा रंग विचलित होता है जब प्रकाश प्रिज्म से गुजरती है तो सबसे कम कौन सा रंग विचलित होता है? तो इसमें सबसे कम लाल रंग विचलित होता है, ऑप्शन नंबर सी हमारा सही आंसर है। नेक्स्ट पे चलते हैं दोस्तों, लाल रंग सबसे कम विचलित होती है, सबसे अधिक कौन सी रंग विचलित होती है? तो सबसे अधिक बैगनी रंग होता है, ठीक है, और बैगनी रंग होता है सबसे अधिक, और इसकी तरंगदैर्घ्य कम होता है और आवर्तक सूचकांक अधिक होता है बैगनी का। तो ऑप्शन नंबर सी हमारा सही आंसर है। 67 में कंप्यूटिंग के संदर्भ में एक स्पाइडर क्या है? तो कंप्यूटिंग के समय में जो एक स्पाइडर है, स्पाइडर क्या है? एक प्रोग्राम जो वेबसाइटों को कैटेलॉग तैयार करता है, ऑप्शन नंबर ए हमारा सही आंसर है। 68 में चलते हैं दोस्तों, इसमें दिया गया है निम्नलिखित में से किस पादप समूह में फल के अंदर बीज मौजूद होते हैं? तो कौन से पादप समूह में फल के अंदर बीज मौजूद होते हैं? तो आवृत्ति बीजी में फल के अंदर बीज मौजूद होते हैं, ऑप्शन नंबर ए हमारा सही आंसर है। 69 में हेनरी बैकलर निम्नलिखित में से किसकी खोज की थी? तो हेनरी बैकलर है, किसकी खोज की है? रेडियोधर्मिता की खोज हेनरी बैकलर ने की है, ऑप्शन नंबर बी हमारा सही आंसर है। हेनरी बैकलर ने रेडियोधर्मिता की खोज की है। नेक्स्ट पे चलते हैं दोस्तों 70 नंबर प्रश्न में। आप पूर्व में खोले गए प्रोग्राम पर जाने के लिए निम्नलिखित में से किस कीबोर्ड शॉर्टकट की का उपयोग करेंगे? पूर्व में खोले गए प्रोग्राम को जाने के लिए कौन से शॉर्टकट की का उपयोग करेंगे? Alt प्लस शिफ्ट प्लस टैब, ऑप्शन नंबर डी हमारा सही आंसर होगा। Alt प्लस शिफ्ट प्लस टैब का उपयोग करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं 71 में। आईपीएल 2020 में सर्वाधिक विकेट लेने वाले पर्पल कैप किसे मिला है? तो आईपीएल में सबसे अधिक विकेट किसने लिया था? तो वो था किसिको रबादा, सबसे अधिक विकेट लेने वाले थे, उन्होंने पर्पल कैप दिया था, ऑप्शन नंबर सी सही आंसर है। 72 में अंतिम पृथ्वी शिखर सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया था? तो अंतिम पृथ्वी शिखर सम्मेलन है जहाँ आपको रियो डी जेनेरियो में किया गया था। कहाँ? रियो डी जेनेरियो में, ऑप्शन नंबर बी हमारा सही आंसर है। निम्नलिखित में से कौन सी क्रांतिकारी पत्रिका विदेश में प्रकाशित नहीं हुई थी? तो विदेश में कौन सी क्रांतिकारी पत्रिका जब नहीं हुई थी प्रकाशित? तो युगांतर है जो विदेश में प्रकाशित नहीं होती, ऑप्शन नंबर बी हमारा सही आंसर है, युगांतर, ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। और युगांतर की जो स्थापना हुआ था कलकत्ता में 1906 में बरिंद्र कुमार घोष, अविनाश भट्टाचार्य एवं भूपेंद्र नाथ दत्त के द्वारा की गई थी, ऑप्शन नंबर बी हमारा सही आंसर है। नेक्स्ट पे चलते हैं 74 में बुलंद दरवाजा किस शहर में स्थित है? तो बुलंद दरवाजा है जो कहाँ स्थित है? बुलंद दरवाजा आपको ऑप्शन नंबर इसमें क्या होगा? फतेहपुर सीकरी में स्थित है बुलंद दरवाजा, जो अकबर के द्वारा बनाया गया था, गुजरात विजय के अभियान के दौरान बनाया गया था, ऑप्शन नंबर डी हमारा सही आंसर। नेक्स्ट पे चलते हैं दोस्तों 75 में। निम्नलिखित में से कौन सा माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस 2019 में पैकेज का हिस्सा नहीं है? माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस 2019 में पैकेज का हिस्सा कौन नहीं है? तो इसे देखें तो कीनोट है जो माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस 2020 का हिस्सा नहीं है, कीनोट। नेक्स्ट 76 में चलते हैं। निम्नलिखित में से किस भाषा को भारत की अनुसूची भाषा का दर्जा प्राप्त नहीं है? तो देखें मैथिली, डोंगरी, नेपाली और डोंगरी की अनुसूची भाषा का दर्जा प्राप्त है, जबकि गढ़वाली का नहीं, ऑप्शन नंबर डी हमारा सही आंसर है। ऑप्शन नंबर डी सही आंसर है, गढ़वाली को दर्जा प्राप्त नहीं है, ठीक है दोस्तों, गढ़वाली को दर्जा प्राप्त नहीं है। नेक्स्ट चलते हैं 77 में। निम्नलिखित में से कौन सा आश्रम महात्मा गांधी द्वारा स्थापित नहीं किया गया था? तो महात्मा गांधी द्वारा स्थापित कौन सा आश्रम नहीं किया गया है? तो पवनार आश्रम जो महात्मा गांधी द्वारा स्थापित नहीं किया गया है, पवनार आश्रम, और यह महाराष्ट्र के वर्धा जिले में धाम नदी के तट पर बसा हुआ है, महात्मा गांधी द्वारा नहीं किया गया था, ठीक है, ऑप्शन नंबर सी हमारा सही आंसर है। बाकी सेवाग्राम, टॉलस्टॉय फार्म और साबरमती आश्रम महात्मा गांधी द्वारा स्थापित किया गया। 78 में पक्षियों की इनमें से कौन सा प्रजाति गंभीर रूप से लुप्तप्राय है? तो गंभीर रूप से कौन से प्रजाति है पक्षी का जो लुप्तप्राय है? तो यह ग्रेट इंडियन बस्टर्ड है जो गंभीर रूप से लुप्तप्राय है, ऑप्शन नंबर ए हमारा सही आंसर है। 79 में चलते हैं। भारत में सर्वप्रथम कम्युनिस्ट सरकार किस राज्य में बनी थी? तो भारत में सर्वप्रथम कम्युनिस्ट सरकार है जो केरल में बनी थी, ऑप्शन नंबर सी हमारा सही आंसर है। सबसे पहले कम्युनिस्ट सरकार केरल में बनी थी 26 दिसंबर 1925 को
जो कानपुर नगर में हुई थी, इसकी स्थापना कम्युनिस्ट सरकार की कहाँ हुई थी? तो 26 दिसंबर 1925 को हुई थी कानपुर में, और इसके संस्थापक एम.एन. रॉय ने की थी। ठीक है, और केरल में सबसे पहले कम्युनिस्ट सरकार बनी थी। ऑप्शन नंबर सी हमारा सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं दोस्तों। इसमें दिया गया है 80 नंबर प्रश्न में, 80 में दिया गया है कि सार्क का विस्तार रूप क्या है? तो सार्क का विस्तार रूप क्या है? तो सार्क का विस्तार रूप है साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कॉर्पोरेशन। साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कॉर्पोरेशन। ऑप्शन नंबर बी हमारा सही आंसर है। साउथ एशियन, ऑप्शन नंबर बी हमारा सही आंसर है। नेक्स्ट चलते हैं दोस्तों 81 में, एक्सपोर्ट इंपोर्ट बैंक ऑफ इंडिया की स्थापना किस वर्ष किया गया था? एक्सपोर्ट इंपोर्ट बैंक ऑफ इंडिया की स्थापना वर्ष 1982 में किया गया था। एग्जामिन बैंक, ऑप्शन नंबर डी हमारा सही आंसर है। नेक्स्ट चलते हैं 82 में, प्रख्यात नृत्यांगना प्रतिभा प्रहलाद किस नृत्य शैली से संबंधित है? तो प्रतिभा प्रहलाद किस नृत्य शैली से है? और ये जो है आपको प्रतिभा प्रहलाद आपको भरतनाट्यम से संबंधित है। ऑप्शन नंबर ए हमारा सही आंसर है। प्रतिभा प्रहलाद भरतनाट्यम से, किससे है? भरतनाट्यम से। ऑप्शन नंबर ए सही आंसर है। नेक्स्ट चलते हैं दोस्तों 83 में, निम्नलिखित में से कौन क्रांतिकारी अनुशीलन समिति से संबंधित नहीं है? तो अनुशीलन समिति से कौन क्रांतिकारी संबंधित नहीं है? तो इसमें से राजेंद्र लहड़ी हैं जो अनुशीलन समिति से संबंधित नहीं है, और ऑप्शन नंबर ए हमारा सही आंसर है। बंकिम चंद्र चटर्जी, यतीन्द्र नाथ बनर्जी और वरिंद्र कुमार घोष से अनुशीलन समिति से संबंधित है। 84 में चलते हैं, भारतीय रिजर्व बैंक का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो भारतीय रिजर्व बैंक का मुख्यालय मुंबई में स्थित है। ऑप्शन नंबर सी हमारा सही आंसर है। मुंबई में भारतीय रिजर्व बैंक का मुख्यालय स्थित है। इसकी स्थापना 1935 में की गई थी, और भारतीय रिजर्व बैंक के अधिनियम 1934 के तहत हुई थी स्थापना 1935 में, 1 अप्रैल 1935 में। ऑप्शन नंबर सी हमारा सही आंसर है, मुंबई में स्थित है। नेक्स्ट पे चलते हैं, नेक्स्ट एंड लास्ट प्रश्न में चलते हैं दोस्तों। अक्टूबर 2020 तक प्राप्त जानकारी के अनुसार भारतीय प्रतिभूति एवं विनियामक बोर्ड सेबी के चेयरमैन कौन है? तो 2020 की बात है, तो उस समय जो सेबी के चेयरमैन थे अजय त्यागी। ऑप्शन नंबर ए हमारा सही आंसर है, अजय त्यागी है। सेबी के अध्यक्ष कौन थे? अजय त्यागी 2020 में। ऑप्शन नंबर ए सही आंसर होगा। लेकिन वर्तमान समय में अभी जो सेबी के अध्यक्ष हैं वो माधुरी बुच हैं, और अजय त्यागी के बाद माधुरी बुच को बनाया गया है, और सेबी की पहली महिला अध्यक्ष भी बनाई गई है। ये माधुरी बुच सेबी के पहली महिला अध्यक्ष बनाई गई है, माधुरी बुच। तो ऑप्शन नंबर ए हमारा सही आंसर उस समय के अनुसार। ठीक है दोस्तों, इसके साथ ही इस वीडियो को समाप्त करते हैं। इस वीडियो को यदि आपको अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, दोस्तों के ग्रुप में, जहाँ भी ग्रुप है सब ग्रुप में शेयर करें, जितने भी ग्रुप है एजुकेशनल ग्रुप है सभी ग्रुप में शेयर करें। चैनल को सब्सक्राइब करना भूलें दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर लें और बेल आइकन को भी दबा लें ताकि जो भी वीडियो अपलोड करें उसका नोटिफिकेशन मिलता रहे। चलिए इसके साथ ही इस वीडियो को समाप्त करते हैं। इस वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।